हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। अनम्यूट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, है ना? ये कोई क्लास नहीं है। हाँ जी, दिग्विजय जी, कैसे हैं? जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हैं सर? अच्छे हैं। कैसा चल रहा है? कैसा लगा आपको ये हमारा जो अब तक का 3 डेज का जो भी रहा? अच्छा है सर, अच्छा। बहुत अच्छा। कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा आपको? जी हाँ। ओके सर, थैंक यू। विष्णु जी, नमस्कार। नेटवर्क फ्रीज हो गया है। निशिता जी, अर्चना जी, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज़। निशिता जी, गुड इवनिंग, अनम्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं? फर्स्ट गुड क्लास, आज इवनिंग बस सर। भागम दौड़ चालू है। अरे गुड वाह, इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कैसा चल रहा है सर आपका? हम बहुत अच्छा चल रहा है सर। हम टाइमिंग को लेके कंफ्यूजन हो गई थी, इसीलिए हम व्हाट्सअप किए थे कि लिंक नहीं आया। बाद में हम देखे टाइमिंग, देखे, मैंने कहा ये भी टाइम है। जी जी जी, हम सही। क्लास करने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। कुछ ज़रूर इतना तो कह सकता हूँ कि इन 3 डेज़ के अंदर आप लोगों ने कुछ तो इन्फॉर्मेटिव, कुछ तो नॉलेज आपने ली होगी जो आपके लिए यूज़फुल है। आपके लिए भी है, बाकी सबके लिए भी है। एकदम। इसको इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिए। जैसे कल का जो सेशन था हमारा डीएमआईटी वाला, एक्चुअली डीएमआईटी है तो पुरानी टेक्निक, लेकिन वो इतना एक्सपोजर नहीं मिल पाया था ड्यू टू कुछ उसके उस वक्त की सिचुएशंस ऐसी थी। बट इतनी सुपर टेक्निक है ये कोई हस्तरेखा वाला काम नहीं है। लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये तो हस्तरेखा है, ये हस्तरेखा नहीं है। जो आपके फिंगर टिप्स के ऊपर जो ये हमारे जो सेल्स हैं, इनकी जो प्रिंट है, उससे पूरे ब्रेन को मैप करना और उससे पूरे लाइफ का एनालिसिस करके देगा, बहुत बड़ी चीज़ और बहुत नहीं सर, कल इफेक्टिव। अच्छा लगा क्लास बहुत करके। बड़ी चीज़, इफेक्टिव तरीके से। और आज यस जो सर। हमारा जो सेशन है एस्ट्रो वास्तु, दो साइंस, ऑकल्ट ब्रांच, जो ऑकल्ट साइंस है उसकी दो ब्रांचेज है, जिसको हम मदर ब्रांच बोलते हैं इस ऑकल्ट की, वो है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी ओके। इज द मदर। ये बाकी जो सारी चीज़ें निकली, चाहे न्यूमेरोलॉजी निकला, चाहे वास्तु निकला, ये हस्तरेखा, सामुद्रिक शास्त्र है, पामिस्ट्री है, रेकी है, ये जितना सारी चीज़, ये सब इसके अंदर से सब जो है ऑकल्ट वाले एस्ट्रोलॉजी को मदर बोलते हैं। और यही ओके हमारी सर। वैदिक संस्कृति, यही ज्योतिष है। ये ज्योतिष ऐसा है, जैसे मैंने पहले मेरे सेशन में बोला है कि एस्ट्रोनॉमी तो बहुत बाद में आया और उन्होंने इक्विपमेंट के थ्रू इन चीज़ों को कैलकुलेट किया, जो भी सेलेस्टाइन जो भी स्ट्रक्चर है उसको समझा जाना, उसके बारे में बताया। लेकिन ये हमारे शास्त्र वेद और पुराण ऐसी चीज़ है जिन्होंने हजारों साल पहले, 100 नहीं हजारों साल पहले हर चीज़ को बता दिया और वो आज के टाइम तक एक्यूरेट फिट होती है। जो हमारे ऋषि यस सर। मुनि थे, जो साधना करते थे, जो योगा करते थे, तो उसके थ्रू वो क्या करते थे? साधना, मेडिटेशन में बहुत फ़र्क है। मेडिटेशन आज के कॉन्टेक्स्ट में है, वो कुछ नहीं है, वो आपका जो माइंड है उसके अंदर जो आज के टाइम के हिसाब से जो इतना कुछ चलता रहता है, उसको थोड़ा सा कूल डाउन करने का। मोबाइल आप ज़्यादा चलाते गर्म हो जाता है ना, हम्म। तो उसको थोड़ी देर रखना पड़ता है ताकि ये ठंडा हो जाए। तो एकदम। मेडिटेशन जस्ट वही पार्ट है कि जो आपका जो ये डेली रूटीन है उसके अंदर ये दिमाग जो इतना चल रहा है, इसको थोड़ा रेस्ट दिया जाए। मेडिटेशन मेडिटेशन कोई ध्यान या ऐसी वो कुछ नहीं है। मेडिटेशन को मैं एक तरीके से कहता हूँ, मेडिटेशन का मतलब है डिटैच करना। अब आप लोग बोलोगे ये डिटैच कैसे होता है? मेडिटेशन में डिटैच करते नहीं है। मेडिटेशन में एक्चुअली डिटैच किया जाता है आउटर वर्ल्ड से। फिजिकल आउटर वर्ल्ड है, वहाँ से डिटैच करना और अपने अंदर का जो सिस्टम है उससे अटैच कनेक्ट कर लेना, ये मेडिटेशन है।
और इसके वो बाद ये प्रोसेस वो तो हमको सुनीता ने, ये अर्चना दीदी ने ना मेरे को मेडिटेशन का एक वीडियो भेजा था, वो डेली हम सुनते हैं। वो और एक मेडिटेशन का हमको वीडियो उससे भेजे थे। 100% बहुत फर्क भी पड़ा होगा आपको, पॉजिटिव चीजें आती है उसके आगे। और एक एकदम। माइंड, एक फ्रेशन अप जो माइंड होता है ना, उसके बाद जस्ट जैसे हम नींद से उठ के कैसे फ्रेश होते हैं, जस्ट आप मेडिटेशन का जैसे ही आपका सेशन खत्म होता है उसके बाद जब आपकी आंखें खुलती है, एक अजीब मतलब ये कहते हैं ना एकदम सा नया सब कुछ, प्योर एकदम मतलब सही बात है सर। सारा। जैसे हम जब एक जनरल लैंग्वेज में बोलूं, जब हम स्नान करने के बाद में जो फ्रेशनेस फील करते हैं ना, सेम एज इट इज वो मेडिटेशन के बाद। और जो हमारे ऋषि मुनि जो योगा करते, वो साधना करते थे, वो अलग चीज़ है। साधना है किसी चीज़ को साधना, यानी किसी चीज़ को पाने के लिए, सिद्धि को प्राप्त करने के लिए एक लंबे टाइम तक एक ध्यान लगाया जाता है। मेडिटेशन के अंदर ये होता है कि आपको बाहर की चीज़ों से डिस्कनेक्ट करना होता है। लेकिन साधना के अंदर ये होता है जो नेचुरल चीज़ें हैं, ये पहाड़ है, ये पेड़ है, ये नदियाँ हैं, ये पता नहीं कितने सालों से, कितने हजारों सालों से जब ये पृथ्वी जब ये अवतरित हुई, यानी कि जब ये सूर्य का हिस्सा जलकर जब अलग हुआ और ये ठंडा होकर जब ये अर्थ बनी, तब से ये सारी चीज़ें, तो ये नेचुरल गवाह है, एविडेंस है उस वक्त से लेकर अभी तक के। तो हमारे योग ऋषियों का क्या मानना था? उनका ये मानना था कि जो हमारे क्वेश्चंस है, जो हमारी क्यूरी है, उसका जवाब कौन दे सकता है? ये दे सकते, बिकॉज इन्होंने वो सारा टाइम देखा। ये योग साधना होती थी। अब योग साधना 500 साल की, 200 साल की हमने सुना है ना, हजारों साल तपस्या की। क्या पॉसिबल लगता है ऐसा हजारों साल हुई होगी या 500 साल हुई होगी? ऐसा नहीं होता है। लेकिन उसका भी एक टेक्निक है, उसकी भी एक क्रिया है, और कुछ नहीं है। मैं आपको सिंपल साइंस बताता हूँ। फायर होती है ना, उसको और स्पीड अप कौन करता है? एयर। हवा आग को बढ़ाती है। और उसका एग्जाम्पल देखना हो, आप कोई भी जैसे जब शादी ब्याह होता है, जब खाना बनता है, या आप कोई स्वीट शॉप पे चले जाइए जहाँ पे उनके सारे प्रिपरेशन होते हैं, उस सेक्शन में जाइए, उनके बड़े बड़े तंदूर और वो भट्टी लगी, उसके पास में फैन लगा होता है, देखा होगा आपने। वो क्या करता है? वो उसमें हीटन अप और करता है। तो वो जितना हीटन अप करता है, तो ये हवा, ये जो ऑक्सीजन ले रहे हैं और ये निकाल रहे हैं, एक तरह से आप एयर को इनटेक कर रहे हैं। और वो क्या करता है, आपके बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है, शायद आपको नहीं पता होगा, जो आपका स्टमक है उसका इतना टेम्परेचर है, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, बट एक ये नेचुरल स्ट्रक्चर है, उस टेम्परेचर को भी हम लेके घूम रहे हैं और हमें कोई एहसास ही नहीं, एकदम नॉर्मल है। जो आप फूड खाते हैं और जब वो डिस्पोज ऑफ होता है, उसके बीच का जो प्रोसेस होता है वो होता है जठर अग्नि है, या जो कहते हैं ना खाना पाचन हो रहा है। जो आप खाना खाते हो, एक्चुअल चीज़ बताता हूँ, थोड़ा सा टाइम लूँगा, ज़्यादा नहीं। ओके। आप जो खाना खाते हैं वो हमारी टेस्ट बर्ड के हिसाब से पक गया है। एकदम। हम जो खाना खाते हैं वो हमारी टेस्ट बर्ड के हिसाब से पका है, लेकिन इस बॉडी के अंदर जब जाता है उसके हिसाब से अभी वो कच्चा है। और ये जो पेट के अंदर जब खाना जाता है और ये जो डाइजेशन का प्रोसेस चलता है, वो एक्चुअली उसको और पका रहा है। उसमें से न्यूट्रिएंट्स अलग कर दिए, प्रोटीन्स अलग कर दिया, कार्ब्स अलग कर दिए, फैट्स को अलग कर दिया, एनर्जी को अलग कर दिया, जहाँ पे पहुँचाना बॉडी के उस पार्ट में पहुँचा दिया। और जो बाकी का बचा, फिर वो धीरे धीरे फिल्टर होता 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 हमारे डिस्पोजल सिस्टम तक चला जाता है। अब इस चीज़ को कंटिन्यू प्रोसेस करने के लिए जो हम ये सांस लेते हैं, जो एयर लेते हैं, ये उस चीज़ को क्या हीट करती है, उस चीज़ को ख़त्म करती है, सब चीज़ें होती है। फिर वापस से मतलब एक भूख लगती है, जिसे कहते हैं ना अपन, वापस भूख क्यों लगती है? एसी ले लगती है। और आपने ये भी सुना होगा कि खाना खाते ही पानी नहीं पीना है। ये हमारे साथ बड़े लोग बोलते थे, उसका साइंस रीजन पता नहीं है ना, कहते ये तो बड़े हैं ये बोल रहे हैं। जब आप खाना खाते हैं उसके बाद में जो ये डाइजेशन का प्रोसेस है, इसके अंदर एनर्जी, ऊष्मा चाहिए, गर्मी चाहिए। और जैसे ही आप पानी पीते हैं, आपके ऊपर आपने पानी डाल दिया, अब क्या होगा? वो आग या तो कमजोर होगी या बुझ जाएगी। जब वो कमजोर होके बुझ गई, तो जो डाइजेशन होना था, जो आपका कच्चा फूड था इस बॉडी के लिए, वो पकेगा नहीं। और पकेगा नहीं तो वो जहाँ पे जाना है वहाँ पे जाएगा नहीं। तब क्या होगा? ये सारी तो डाइजेस्ट सारी नुकसान हो जाएगी, वो पेट के अंदर जाके सब डिस्टर्ब होने लग जाएंगे। सिस्टम प्रोसेस होता है। और जो साधना की जाती थी योग ऋषियों द्वारा, वो सिर्फ सांस के ऊपर कंट्रोल करते थे।
सांस को कंट्रोल करना। ऐसा नहीं है कि एकदम से रोक के बैठ गए फिर ली नहीं, तो वो तो फिर खत्म हो जाएगा मामला। उसको बहुत तरीके से सिंक्रोनाइज करना, बहुत एक्सरसाइज की जाती थी, उसके ऊपर धीरे 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 काम किया जाता था, तब ये जाके ऐसा होता था। क्योंकि जब शरीर के अंदर ये वायु नहीं जाएगी, जब वो प्रोसेस नहीं चलेगा, तो आपको ना तो भूख लगेगी, ना आपका डिस्पोज ऑफ तक पहुंचेगा, तो आपको मॉर्निंग हैबिट्स के लिए उठना भी नहीं पड़ेगा। हम बहुत सी बार मेडिटेशन साधना कर रहे हैं, कितना भी करो, लेकिन जो वो नेचुरल है वो तो करना ही है ना, उसके लिए तो आपको उठना, तो फिर आपकी वो चीज़ खत्म। तो वो लोग जो खाना और जो ये सांस का जो ये एयर जो जाती है उसको कंट्रोल करते थे, और उस हिसाब से ये साधनाएं होती थी। बाकी पॉसिबल नहीं होता है। सर जैसे हम है ना रोज डेली 10 से 15 मिनट जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता है हम ओम चांटिंग रोज डेली करते हैं। अच्छी बात वो है। करने के बाद हमको बहुत रिलैक्स मिलता है। वो करने के बाद हमको एक्चुअली जो गायत्री मंत्र है ना, हाँ जो गायत्री मंत्र है, इसका सही तरीके से अगर इसको यूज किया जाए, ये ब्रह्मास्त्र है। इसकी सही तरीके से इसको यूज करना है, सही टाइम पे यूज करना है, इसका पूरा प्रोसेस है। हम लोग इसको कहीं भी चालू कर देते हैं, कुछ भी ऐसे कर देते हैं, वो हमारे श्रद्धा है, विश्वास है, वो ठीक है, लेकिन ये एक ब्रह्मास्त्र है। इसको यूज करने वाला चाहिए, और करते हैं इसको यूज करने वाला। नहीं करते हैं, लेकिन सर हमको आइडिया नहीं है, बस हम जब मन हो तब यूज कर लेते हैं। हमको ये आइडिया नहीं है कि कब यूज करना चाहिए। आप जो ये ओम चैंटिंग करते हैं, आप हाँ। चैंटिंग कर सकते हैं, आजकल ये सिस्टम है, आप उसको सुबह आप बजा सकते हैं। एक घर के अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन अपना आप जनरेट होगी, ये बहुत अच्छी चीज है, और इसको करना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। ठीक है, तो अब ओके। आते हैं अब हमारे सब्जेक्ट के ऊपर, नहीं तो पता नहीं मेरी बातें कहाँ चली जाती है। ठीक है, तो ये जो आज का सेशन है, ये है एस्ट्रो वास्तु। एस्ट्रो से सब कोई भी अननोन नहीं है, सब नोन है, और वास्तु भी आजकल नोन है। ये दो साइंसेज है, इनका कॉम्बिनेशन कर। या तो हम एस्ट्रो जो करते थे पहले, बर्थ चार्ट कुंडली के ऊपर उसको पढ़ना, रीड करना, एनालिसिस करना, उसके हिसाब से उनको फिर वो रेमेडियल पार्ट करना, जो भी जैसे जैन स्टोन है, कोई पूजा अनुष्ठान जो भी होता है वो अलग है। वास्तु के अंदर क्या होता है, हम पर्टिकुलर उस प्लेस का जाके उसका पर्पस, उस एनवायरनमेंट का, उस प्लेस का पर्पस जानना, और उसके एट्रीब्यूट्स को पकड़ के रीड करना, और फिर वहाँ के लोगों से मैच करना, और अगर वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस है उसको थ्रू रेमेडी एलिमेंट्स को बैलेंस करना। चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वास्तु हो, चाहे न्यूमेरोलॉजी हो, चाहे DMIT हो, चाहे रेकी हो, चाहे टैरो हो, एवरी ब्रांचेस ऑफ अकल्ट वर्ड, सब बेस्ड है एलिमेंट्स के ऊपर। हमारी बॉडी भी एलिमेंट के ऊपर। अगर आपकी बॉडी के अंदर एक भी एलिमेंट डिस्टर्ब हुआ, उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आएगी, ये तो तय है। ठीक है, तो इस तरीके से हम वास्तु के अंदर काम करते थे। अब क्या होता है, कुछ ऐसा मेरे सामने, जो मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं वास्तु जो कंसल्टेट करता था, कंसल्टेशन, और मैं विजिट के ऊपर गया हम लोग, तो बहुत सारे जो वास्तु के जो स्टैंडर्ड रूल्स बोलते हैं है ना, जो प्रूव एंड एक्सपीरियंस प्रूव है, उनको हम जब वहाँ पे लगाते, और वही चीज़ वहाँ पे थी एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़, दो चीज़ बता देता हूँ। जैसे साउथ ईस्ट जोन होता है, साउथ ईस्ट है साउथ और ईस्ट के बीच का, और उसको हिंदी में आग्नेय कोण बोला जाता है। आग्नेय कोण यानी कि वहाँ पे अग्नि होनी चाहिए, है ना, वो फायर एलिमेंट है उस जगह पे। अब फायर एलिमेंट आपके हाउस के अंदर कहाँ पे हो सकता है, सिंपल से किचन में। किचन में होगा। तो वास्तु के हिसाब से ये बोला जाता है कि साउथ ईस्ट के अंदर किचन हो, ऑस्पिशियस है। नॉर्थ ईस्ट जो जोन है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, जहाँ से ईशान कोण बोला जाता है, ये जो है इसको गवर्न करने वाले बृहस्पति है ना, और ये है अपॉर्चुनिटी का। यहाँ पे आप वाटर सोर्स अंडरग्राउंड वाला, देखिए दो चीज़ें होती है, एक होता है अपर, एक होता है यहाँ पे आप वाटर सोर्स, अंडरग्राउंड वाटर सोर्स आप यहाँ पे हो, तो ये ऑस्पिशियस माना जाता है। जब मैंने विजिट करने गया, बहुत सी बार में ये हो जाता है कि साउथ ईस्ट के अंदर किचन होनी चाहिए, साउथ ईस्ट के अंदर किचन है, एग्जैक्ट पोजीशन है, किचन को हम कंसीडर नहीं करते, हम किचन को कंसीडर नहीं करते, हम एग्जैक्ट उस पोजीशन को कंसीडर करते हैं जहाँ पे वो खाना बनता है और आप सब लोग खाते हैं। तो वो साउथ ईस्ट के अंदर आ रहा है, यानी कि एकदम ऑस्पिशियस होना चाहिए, तो फिर वो दिक्कत क्यों आ रही है। तो वहाँ पे क्वेश्चन मन में क्या आता था
सबसे पहला देखो, नेगेटिव चीज़ें सबसे पहले आती है और अपने ऊपर कभी नहीं आती है। तो क्या होता था कि शायद हमको जो पढ़ाया वो कहीं गलत तो नहीं पढ़ा दिया, है ना? और क्या, एकदम। वास्तु जो है ये चीज़ बोली, ये चीज़ यहाँ पे है, इसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा, कहीं वास्तु तो गलत नहीं है। ये नेगेटिव तो चीज़ें आती है ना? और फिर लास्ट में आता था कि हो सकता है यार हमारे समझने में गड़बड़ होती, तो वापस क्रॉस करते थे अपने ग्रुपमेट्स के साथ में, सबके साथ में वो चीज़ होती थी। तो टीचर सही, और ये साइंस इतने सालों से चल रही है, वो गलत हो नहीं सकती, जो हमने समझा वो भी सही है। तो फिर क्या रीज़न है वहाँ पे रिजल्ट नहीं मिल रहा, जो मिलना चाहिए? ठीक है, तो फिर उसके लिए क्या किया जाए? अब बस फिर वापस निकल पड़े ढूंढने के लिए, कुछ ना कुछ तो होगा इसका रास्ता, ये क्यों नहीं मिल पा रहा है? तो ढूंढने वाले को भगवान मिलता है, यही बोला जाता है। एकदम। तो हमें इतना शायद ढूंढना नहीं पड़ा, क्योंकि ये एस्ट्रो वास्तु का कॉन्सेप्ट आ चुका था, लेकिन इतना पॉपुलर नहीं हो पाया था। लोग काम कर रहे थे, लेकिन बहुत इतना एक्सप्लोर नहीं हो पाया। तो इस चीज़ के बारे में जानना चालू किया, तब समझ में आया कि यस, ये चीज़ समझ में आ गई। और वहाँ से एक चीज़ निकाली कि एक जगह पर 10 लोग रहते हैं। एक जगह पे अगर 10 लोग रहते हैं, सबके बर्थ चार्ट अलग है, सबके प्लेनेट्स अलग अलग बैठे हैं, तो सबके प्लेनेट अलग है, तो उनके एट्रीब्यूट अलग होंगे, उनके एट्रीब्यूट अलग होंगे, तो उनसे कनेक्टेड है डायरेक्शन वास्तु से। उनको निकालो, पढ़ो, कनेक्ट करो, उसके सिम्टम्स चेक करो, और ये चीज़ को ढूंढने मतलब किया, और ये चीज़ें मिलने लगी। तो जैसा मैं आपको थोड़ा सा पहले एस्ट्रो के बारे में बताता हूँ, फिर वास्तु के बारे में, और फिर एक किसी की भी मैं अभी लाइव आपका डेट खुद लेके, और मैं बताऊँगा आपके कुछ हाउसेस के बारे में, आपको चेक कीजिए। एक एस्ट्रोलॉजी के अंदर अगर हम प्लेनेट्स की बात करें, तो किंग ऑफ द प्लेनेट बोलते हैं हम सन को, सूर्य। सूर्य क्या है? सूर्य है सोल, कॉज ऑफ क्रिएशन। आज धरती पर आए हो, ये कॉज, उसका कॉज कौन है? वो सन है, वो बताएगा। एक डिवाइन जो मैसेज होता है वो बताएगा आपको। तो सन सोल से भी कनेक्ट है, आत्मा से। सन को हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर फादर से कनेक्ट करते हैं, सन को हम नेम और फेम से कनेक्ट करते हैं। मतलब ये हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर इसको बोलते हैं कारक तत्व। ऐसे अगर मून की बात करें, तो मून क्या है? मन। आपने सुना होगा ना, चंद्रमा मनसो जातः। चंद्रमा को कनेक्ट करते हैं मदर से, क्योंकि हे चंद्रमा, सेक्रीफाइस, इमोशन, केयरिंग, ये सारी जो चीज़ें आती हैं वो सिर्फ एक के अंदर आती है, वो आती है माँ के अंदर। इसलिए मून को मदर से कनेक्ट किया जाता है। अब एक और प्लेनेट है जो एनर्जी, एक्शन देता है, वो है मार्स। अगर किसी की बर्थ चार्ट में आवाज़ किसकी आ रही थी, थोड़ा म्यूट कर दीजिए। तो ये जो प्लेनेट है, ये अगर डिस्टर्ब हुआ तो आप फेस के ऊपर ऐसे देखेंगे, इस बंदे के अंदर एनर्जी है ही नहीं, डल हो जाएगा। वो है मार्स, जो आपको एनर्जी देता है, एक्शन मार्स, और कॉन्फ्लिक्ट भी मार्स। और मार्स को हम कनेक्ट करते हैं ब्लड से, बॉडी। जो ब्लड है ना, खून कितना गर्म होता है, वो फ्लो करता है, ये मार्स। फिर अगर हम इंटेलिजेंट की, है ना, बुद्धि की बात करें, इंटेलेक्चुअल की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो वो आता है मरकरी। देखिए, जुपिटर और मरकरी के अंदर एक डिफरेंस है। मरकरी है एजुकेशन, एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ बिजनेस, ये मरकरी। तो जुपिटर क्या? जुपिटर है नॉलेज, एजुकेशन वाली नहीं, बट जुपिटर नॉलेज है, जुपिटर विजडम है, जुपिटर लक है। ये सारी चीजें जुपिटर से देखते हैं। फिर जो नंबर आता है वो आता है वीनस। आज के टाइम में भौतिकवाद जैसे कहते हैं ना, लग्जरी डिजायर्स सबकी, तो उसको फुलफिल करने के लिए शुक्र को माना जाता है, वीनस को। लेकिन मैं कहता हूँ शुक्र इतना लग्जरी फुलफिल नहीं कर सकता। शुक्र एक्चुअल में सर्वाइव बोला जाता है,
कारका, सरवाइव का कारक, जिसके वजह से आप सरवाइव कर रहे हैं इस लाइफ में। देखिए एक चीज है, जीने के लिए क्या चाहिए? खाना। खाना कैसे आएगा? पैसे से, वेल्थ से। तो इसको लग्जरी उस कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं, लेकिन मेन अगर वीनस का कारक बोलूं मैं, एक ही बोलता हूं, वो है सरवाइव। विदाउट वीनस यू कांट सरवाइव, यू नोबडी सरवाइव। चाहे एनिमल हो, चाहे पर्सन हो, मनुष्य, कुछ भी हो, कोई सरवाइव नहीं कर सकता वीनस के बिना। लेकिन वीनस को बताया क्या जाता है? शुक्र, लग्जरी, नो डाउट है, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट थोड़ा उसका उस हिसाब से। अब बात करते हैं हम सैटर्न। सैटर्न किसका कारक है? सैटर्न डिसिप्लिन का कारक है, सैटर्न पंक्चुअलिटी का कारक है, सैटर्न हार्ड वर्किंग का कारक है, सैटर्न मीन्स डिले। एक हमने सबने सुना है ना, देर है अंधेर नहीं है, देर है अंधेर नहीं है, यही सैटर्न बोलता है। दूंगा जरूर, ऐसा नहीं नहीं दूंगा, दूंगा, लेकिन मुझे पहले टेस्ट तो करने दो कि आप डिजर्व करते हो नहीं करते हो। आप डिजर्व करोगे, यस हम देंगे, ये सैटर्न है। लेकिन सैटर्न के नाम से इतना डराया जाता है सैटर्न का। अगर किसी को बोल दे तुम्हारे साढ़े साथी है, उसको कुछ नहीं बताना, वो अपना आप ही उसका दिमाग पता नहीं कैसे हो जाएगा, सब पसीना छूटने लग जाएगा अपना आप। क्यों? सिंपल सी चीज है, एक छोटा बच्चा होता है जिसको बोलना नहीं आता है, वो दुनिया में आया है, वो देख देख के ही तो सीख रहा है, सुन सुन के ही तो सीखता है। तो हम भी सुन के तो यही आ रहे हैं। शनि राहु केतु राकेश के नाम से, राहु केतु शनि राकेश बोलते हैं, इन्हीं के नाम से डराया गया। और मेडिकल टर्म में भी यही किया जाता है। डॉक्टर के पास जाओ, अगर वो सीधी लैंग्वेज बोलेगा आप उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, वो कहेगा मेरे को नहीं पता भैया, कुछ भी हो सकता है, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। आप एकदम अलर्ट हो जाओगे, होता है ना। तो ये नहीं करना है। हम एस्ट्रोलॉजी या मेरा जो भी है, ये बिल्कुल नहीं। तो सैटर्न सिर्फ एक ही चीज मांगता आपसे, हार्ड वर्किंग, नो शॉर्टकट। सैटर्न कहता है अपने इथिक्स और प्रिंसिपल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज मत करो, मैं आपको फिर देखो मैं आपको क्या क्या करवा दूंगा, क्या क्या दे सकता हूँ मैं, ठीक है। अब एक और प्लेनेट आता है सबसे ज्यादा खतरनाक, राहु, है ना। राहु मतलब आपका क्या, नहीं ये तो कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज बताता हूँ मैं, राहु जितना भी आपका जिसके भी साथ में डीप अटैचमेंट है, कहीं ना कहीं वहां राहु का कॉज आता है। जिसके साथ में भी आपका डीप अटैचमेंट बनता है, वहां पे राहु है। जिद, राहु, चाहिए तो चाहिए, बाय क्रूक और बाय हुक, ये है राहु। और राहु के अंदर इतनी पावर है, इस दुनिया की कोई ऐसी मैटेरियलिस्टिक डिजायर नहीं होगी जो राहु नहीं दे सकता। राहु इतना दे सकता है, आप संभाल नहीं सकते हो, ये राहु है। अब बात करते हैं केतु की। केतु डिटैचमेंट फ्रॉम मैटेरियलिस्टिक लाइफ। जहाँ केतु और राहु जहाँ अटैच देता है, जहाँ डीप अटैचमेंट देता है, वहीं केतु आपको उस मैटेरियलिस्टिक लाइफ से डिटैच देके स्पिरिचुअल लाइफ से कनेक्ट करता है। एक चीज बताता हूँ मैं एस्ट्रोलॉजी का, बहुत सूत्र बोलते हैं इसको, कुछ भी मानो आप, जो चीज आपको किसी से काट रही है, वो आपको वही चीज आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट भी करती है। अगर केतु आपको इस मैटेरियलिस्टिक डिजायर से डिस्कनेक्ट कर रहा है, तो आपको स्पिरिचुअल लाइफ से भी कनेक्ट कर रहा है। अगर शनि आपको मतलब आलस से, लेजी से दूर, मतलब वहां से काट रहा है, तो आपको उस तरह से कनेक्ट कर रहा है, आपको मेहनत करना सिखा देगा, आपको पंचुअल बना देगा, आपको हार्ड वर्कर बना देगा, और उसी के बदौलत आपके पास वो चीज आएगी जो आपको चाहिए। हर प्लेनेट की ये खासियत है, अगर वो किसी से कट करता है, उसी वक्त आपको दूसरे से अटैच करता है। इसलिए हम यही कहते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, कोई प्लेनेट बुरा नहीं, कोई प्लेनेट अच्छा नहीं, कोई भी हाउस बुरा नहीं। सर ये वाला रिपीट करिए ना, जो शनि के बारे में और केतु के बारे में आपने बताया कि कट और डिटेच, वो समझ नहीं आया अभी। देखो क्या होता है रत्ना जी, केतु को हम स्पिरिचुअल मानते हैं, आध्यात्म की तरफ ले जाता है ये केतु। तो वो मैटेरियलिस्टिक जो लाइफ है, जिसको राहु देता है, आपको मैटेरियलिस्टिक जो भी लाइफ है ना, वो राहु देता है, वो अटैच करता है। और केतु आपको वहां से डिटैच कर देगा, वहां से अलग करेगा, और आपको स्पिरिचुअल लाइफ से, उस जगह से आपको कनेक्ट करता है। मैंने एक चीज बताई थी न्यूमेरोलॉजी या वास्तु वाले दिन ही बोला था
केतु को हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर ध्वजा यानी कि फ्लैग से कनेक्ट करते हैं। अब फ्लैग तो आसमान में ही लहराता है ना, और केतु है रूट। केतु कहता है रूट, ये स्पिरिचुअल क्या है, ये हमारी रूट्स है। तो केतु के अकॉर्डिंग अगर आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ से जुड़ जाओ और अपनी रूट्स पे आ जाओ, तो ये केतु इतना देगा आपको, आसमान में इस झंडे उस फ्लैग की तरह लहराने लग जाएगा। इतना केतु आपको ऊपर ले जा सकता है। लेकिन केतु को क्या माना गया है कि नहीं, ये तो सबसे अलग कर देता है, कट कर देता है। समझने का और समझाने का तरीका पता नहीं तो क्या है। सर यहाँ पे हम केतु को मजबूत कर सकते हैं मतलब, मैं एक चीज, हाँ मजबूत कर सकते हैं केतु को, क्योंकि मजबूत किसी का करोगे। कमजोर है जैसे, तो हाँ वही पूछना था। एक चीज होती है रत्ना जी, आप हैं जैसे मैं हूँ, या जो भी इस ऑकल्ट साइंस के अंदर आ गए, इस ऑकल्ट फील्ड के अंदर जो आ गए, इन्होंने अपने आप ही अपने केतु को एक्टिव कर लिया, अपने आप हो गया, क्योंकि आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल से कनेक्ट हो गए हो यहाँ पे। तो केतु भी तो यही बोल रहा है कि तुम यहाँ से कनेक्ट हो जाओ, फिर देखो क्या होता है। ठीक है, ये प्लेनेट्स के आपके जो होते हैं कॉज कारक बताए मैंने। ऐसे ही हर कुंडली, हर बर्थ चार्ट के अंदर वन से थोड़ा सा सर कंफ्यूजन यहाँ पे हो जाता है शनि राहु केतु में, कि मेहनत कौन करवाता है और आलस कौन करवाता है, क्योंकि यही चीजें सामने आती है जब हम स्पिरिचुअलिटी में सिखाना शुरू करते हैं, तो वहां पे बैठने का काम ज्यादा करते हैं। जब इन चीजों को छोड़ते हैं तो घर के साथ साथ बाहर जाना ना, मतलब वहां पे चलने फिरे का काम, तो वो चीजें लोगों को बताते समय हम थोड़ा सा रह जाते हैं कि एक्चुअल में इन तीनों में से किसका बताएं कि कौन मेहनत करवाता है कौन बैठाता है। तो ये अगर क्लियर कर दे तो अच्छा रहेगा। देखो सर क्या होता है रत्ना जी, मेहनत दो तरीके से की जाती है। एक होती है फिजिकल मेहनत, है ना, लेबर, हार्ड वर्क, और एक होता है आपके दिमाग से मेहनत करना। फिजिकल नहीं, लेकिन दिमाग से मेहनत होती है वहां पे। दो तरह से मेहनत कर सकता आदमी। शनि होगा वो आपको हार्ड वर्किंग कराएगा, फिजिकल हार्ड वर्किंग। ये सैटर्न, वो फिजिकल हार्ड वर्किंग मतलब जब तक आप अपने शरीर से पसीना नहीं निकला, जब तक आपने अपने बॉडी को तकलीफ नहीं दी, तब तक वो सैटर्न नहीं खुश। और जैसे ही आपने अपनी बॉडी को तकलीफ, यानी कि आपने जैसे ही हार्ड वर्क करना चालू किया, सैटर्न वहां पे अपना खुश हो जाएगा। फिर आपको वो अपने हिसाब से, क्योंकि आप सैटर्न के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हो। और एस्ट्रोलॉजी यही है, एस्ट्रोलॉजी कोई प्रिडिक्शन टूल नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ एस्ट्रोलॉजी इज अ वे और डिकोड टू योर प्लेनेट लैंग्वेज। वो आपके प्लेनेट की लैंग्वेज को डिकोड करने का एक जरिया है। और यही एस्ट्रोलॉजी आपको अपनी लाइफ को लीड करना सिखाती है। अपनी लाइफ को आप किस तरीके से जिए, ताकि वो आपका जो लाइफ है, जो आपकी डेस्टिनी है, वहां पे आप बहुत आराम से और अच्छे से पहुंच जाए। ये हेल्पिंग है, ये हेल्प करेगा। ये नेविगेशन सिस्टम है जीपीएस वाला, जो बताएगा आगे कैसा ट्रैफिक आने वाला है, आगे कैसी रोड है, या उस लाइट की तरह है गाड़ी के आगे लगी होती है जो रात को हम स्टार्ट करते हैं, जो बताती है कि यहाँ पे टर्न है, यहाँ पे स्लोप है, यहाँ पे स्ट्रिप है, यहाँ पे खड्डा है। आप अपनी गाड़ी को उसके हिसाब से अकॉर्डिंग चलाओ, देखो फिर कोई दिक्कत, एक झटका भी नहीं आएगा आपको। और अगर लाइट बंद है और गाड़ी चलाओगे रात को, तो फिर क्या होगा। ठीक है, सैटर्न आपको फिजिकल मेहनत करवाएगा। राहु है, देखो राहु और केतु का मैंने बताया, राहु है धड़ से ऊपर का हिस्सा, यानी गर्दन से ऊपर का। आप मेहनत कहाँ से करोगे, हाथ पांव से ही तो करोगे। लेकिन केतु को क्या बोला जाता है, खाली सर है, तो उसके पास जो चीज है वो उसके ऊपर मेहनत करेगा। यानी दिमाग जितना राहु वाले आदमी का तेज है, उतना दुनिया में किसी का तेज नहीं होता। इतनी शार्प ब्रेन होती है इनकी, फास्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन बोलो, टेक्निकल वर्क कोई भी हो, इनसे करवाओ आप, वो दिमाग से इतना काम कर लेगा। राहु वाले पर्सन अपने दिमाग से थकते हैं, शरीर से नहीं थकते। सर एक चीज और, सॉरी सर, जी, जिनके पास राहु का नंबर नहीं है, तो मैं मतलब आपको पता है शायद, मैं जिनकी बात कर रही हूँ मेरी बेटी है, उसके पास राहु का कोई नंबर नहीं है, मतलब कुआं नंबर में भी नहीं आता कहीं भी, लेकिन टेक्निकल वर्क उसका मतलब दूसरे की अपेक्षा, जो राहु वाले उनकी अपेक्षा मुझे लगता है उसके पास है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका और भी चीज होती है ना, वो आज पूछ भी रही थी कि मतलब मैंने कहा, कहती मम्मा मेरे पास 4 नंबर नहीं, तो मैंने उसको मेटल की गाड़ी का बताया। आराम से मुझे कभी आराम से बात करेगा, मैं बताऊंगा। खाली टेक्निकल कहने का मतलब ये कि जैसे 4 नंबर नहीं होता तब भी माइंड होता है ऐसा, तो कहीं ना कहीं उसमें एस्ट्रोलॉजी में आप लोग देखते हैं, ये पूछना था। मैं बता रहा हूँ, देखिए टेक्निकल इन द एक राहु के साथ में कनेक्ट किया है, लेकिन टेक्नोलॉजी से कनेक्ट मार्स भी है, ये भी ध्यान रखिए।
बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। तो अगर आपको ऐसे दिख रहा है कि वहाँ पे 4 नंबर तो नहीं है, राहु तो नहीं है, फिर भी वो दूसरे के कंपैरिजन में इतना क्यों ऐसे है, तो देखिएगा वहाँ पे मार्च का देखिए रोल कैसा चल रहा है, वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? इसलिए ज्ञान की आप इतना अंदर मतलब इतना उसमें समुद्र है पूरा, इतने में तो नहीं समझ में आएगा, हम भी समझ रहे हैं थोड़ा सा। ओशियन है, बस इसके अंदर जितना गहराई में जाओगे उतने मोती लेके आ जाओगे, और ऊपर रह के सिर्फ पानी के हाथ ऐसा करोगे वो गहराई नहीं नाप सकते, और बिना गहराई में उतरे कुछ नहीं मिलता है, सब जगह पे यही चलता है। जी जी। ठीक है, तो अब जैसा मैंने आपको प्लेनेट के कारक बताए वैसे ही 12 हाउस होते हैं। फर्स्ट हाउस होता है आपका खुद के बारे में बताता है, सेकंड हाउस होता है जो आपके कुटुंब परिवार को बताता है, थर्ड हाउस होता है जो आपके एफर्ट पराक्रम भाव, फोर्थ हाउस आपका घर होता है, फिफ्थ हाउस आपकी क्रिएटिविटी है, आपके चाइल्ड बच्चे, फिफ्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस क्या बताता है, रोग रिपु और ऋण, है ना, रोग रिपु और ऋण। एस्ट्रोलॉजी के अंदर 3 हाउसेस को बहुत गलत मतलब अच्छा नहीं माना जाता, वो आता है 6 नंबर पहला, सेकंड आता है 8th हाउस, थर्ड आता है 12th हाउस। जो 7th हाउस है वो है आपके लाइफ पार्टनर का घर, आपका स्पाउस। वो 8th हाउस है आपका ससुराल, 8th हाउस है दुख पीड़ा तकलीफ का घर, है ना। 9th हाउस है लॉन्ग ट्रैवलिंग, धर्म कर्म, अपने पिता से कनेक्ट करो। 4th हाउस को मदर से कनेक्ट करते हैं। 10th हाउस है आपका प्रोफेशन कैरियर, प्रोफेशन कैरियर 7th हाउस भी है और 10th हाउस भी है। 7th हाउस है टाइप ऑफ, है ना, कैसा होगा, और ये जो 10th हाउस है वो बताता है किस तरह का कैरियर होगा। 11th हाउस है आपका विश फुलफिलमेंट का, जितने भी डिजायर है उनको फुल विश फुलफिलमेंट करें। 12th हाउस है आपका एक्सपेंसेस, खर्चे का। 12th हाउस है आपकी कमजोरी का। 12th हाउस बताता है आपकी वीकनेस को। 12th हाउस इज अ हाउस ऑफ रिलेशन ऑफ इन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ये 12th। तो ये जितने भी आपके लाइफ का जो पूरा लाइफ का स्पैन है उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है ये बर्थ चार्ट के 1 से लेकर 12th हाउस के बीच में है। उसका कारण भी वहीं पे ही है, उसका सॉल्यूशन भी वहीं पे ही है। डिपेंड करता है आप किससे कंसल्ट कर रहे हो, उसको कितना नॉलेज है। जैसे हम हमारे बच्चों को जब एजुकेशन देने या जो हम स्कूल में एडमिट करवाते हैं, हम कितने जनों से पूछते हैं, उस स्कूल के बारे में सब कुछ पता करते हैं, उनके टीचर्स कैसे हैं, वहाँ की फैकल्टीज कैसी है, सब चीज़ देखते हैं ना। तो जितने वो टेक्निकल स्मार्ट होंगे, जितने वो एजुकेशन स्मार्ट होंगे, उतना आपके बच्चे की ग्रोथ होगी। तो ये आपकी लाइफ का जो चीज़ आप देखने जा रहे हो, तो वहाँ पे भी इस चीज़ को अप्लाई कीजिए ना। देखिए तो सही कि उसके पास कितना नॉलेज है, उसको कितना आता है। मैं ये नहीं कहता हूँ मुझे सब कुछ आता है, मेरे तो सिर्फ 0% आता है मुझे तो, लेकिन बहुत लोग बैठे हैं बड़े बड़े। तो आपको सिर्फ राइट पर्सन से कांटेक्ट कीजिए, कनेक्ट कीजिए, फिर देखिए आपकी लाइफ की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व नहीं होती है। चाहे एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, चाहे न्यूमेरोलॉजी के थ्रू हो, चाहे वास्तु के थ्रू हो, चाहे DMIT के थ्रू हो, चाहे रैकी के थ्रू हो, किसी के भी, बस राइट पर्सन तक पहुंच जाइए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब जब एस्ट्रो और वास्तु को कनेक्ट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, थ्रू द बर्थ चार्ट, जन्म कुंडली के हिसाब से हम उसकी बर्थ चार्ट, उसके प्लेनेटरी पोजीशंस देके जो और भी कैलकुलेशन होती है वो सब करके हम उसके पर्टिकुलर उस पर्सन के घर के या वर्किंग प्लेस के बारे में हम बता सकते हैं कि पर्टिकुलर उस डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे वो गड़बड़ होगी, उसकी वजह से ये तकलीफ आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम विदाउट फिजिकल उस घर को देखे बिना, उसको बिना ग्रिड किए ही हम बहुत सारी चीजें बर्थ चार्ट से निकालते हैं और वो चीजें वहां पे मिलती है। अभी तक तो मिली है और आगे भी भगवान करे मिलती जाएगी हमको, क्योंकि हम कोई जुगाड़ नहीं चलाते हैं, इसमें पूरी साइंस के हिसाब से ही काम होगा यहाँ पे। अगर आपके घर के कुछ पार्ट की बात करूं तो जो भी घर के जो टॉयलेट्स होते हैं वो राहु गमन करता है, जो आपकी किचन होती है वो मार्स करता है, जो आपका स्टोर रूम होता है वो अलग प्लेनेट है, आपका ड्राइंग रूम है वो अलग प्लेनेट है।
आपका डाइनिंग रूम में वो अलग प्लेनेट है, आपका स्टोर रूम में वो अलग प्लेनेट है, आपका जो घर के बीच में जो होता है, जिसको हम पहले तो चौक वगैरह बोलते थे, अभी आज के कॉन्टेक्स्ट में हम उसको लॉबी भी बोलते हैं, कोई क्या बोलता है, तो वो एक अलग चीज़ है, वहाँ पे ब्रह्मस्थान बोला जाता है। आपकी एंट्रीज को देखा जाता है। जैसे ये आप हर एक एस्ट्रोलॉजी के अंदर अगर किसी को ध्यान है, हर एक का अलग अलग लग्न होता है, एसेंडेंट, उस एसेंडेंट के थ्रू भी बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। अगर किसी भी पर्सन का आपको चरित्र चित्रण करना है, अपना प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए, नहीं तो मुझे लग रहा है मैं अकेले से ही बात कर रहा हूं। अगर कंफर्टेबल है जो वीडियो ऑन कर लीजिए। तो अगर किसी भी पर्सन का आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आप कुछ मत कीजिए, उसकी बर्थ डिटेल से बर्थ चार्ट बनाइए, 3 चीजों को चेक कर लीजिए, काफी चीजें आपके सामने आ जाएगी। सबसे पहला उसका असेंडेंट लॉर्ड कौन है, कहाँ पे बैठा है, दूसरा है सन, उसकी पोजीशन कहाँ पे है, और तीसरा है मून। ये 3 चीजें आपको उस पर्सन की माइंड, बॉडी और सोल बता देगी। तो इसके बाद में बचा क्या? एक बॉडी को अलाइन करने के लिए माइंड, बॉडी और सोल 3 चीजें एलिमेंट चाहिए, और हर एक के पर्सन के बारे में बिना देखे, आप बिना उससे मिले, बिना देखे भी इन 3 चीजों के थ्रू आप उसके बारे में बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ये एस्ट्रोलॉजी, ये हमारे ज्योतिष की सुंदरता है। ये तो मैंने आपको सिर्फ 1% इसकी पावर बताई है। इसकी पावर तो इतनी है, जैसा मैंने बोला, अभी किसी को अगर जैसे बर्थ टाइम नहीं पता है तो वो न्यूमेरोलॉजी के थ्रू उसके सॉल्यूशन मिल सकता है। किसी को जन्म तारीख भी नहीं पता, जन्म समय भी नहीं पता, बर्थ प्लेस भी नहीं पता, तो फिर वास्तु के थ्रू करवा लीजिए। और पर्टिकुलर खुद पर्सन के थ्रू करना चाहता है तो हम कहते हैं आपकी कुंडली की भी जरूरत नहीं है, मुझे कुछ जरूरत नहीं है। एक ऐसी ये विधा है इसके अंदर, आप सिर्फ उसके पास पहुंच जाइए जिससे आप समाधान लेना चाहते हैं। और इतना ये फास्ट है, इतनी कैलकुलेटिव है, आपके बिना बोले बता देगा वो पर्सन के आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछने आए हैं, आपका क्वेश्चन ये है, और ये चीज मैं बता सकता हूँ आपको, कोई बड़ी चीज नहीं है, और हम करते हैं इस चीज को। सर मैंने वो जी उसविंदर मैम का फोन आया था ना, वो बता रहे थे कि सर बोल रहे थे कि आप जाओगे फॉरेन, मतलब ये सबको बताना चाहती हूँ कि आपकी प्रेडिक्शन इतनी बढ़िया थी। उनका अगले साल जाने का था सर, और वो अभी इसमें चली गई सितंबर में ही, और अभी 3 महीने के लिए फोन कहती, वो मेरे पास फोन आया था, मैंने कहा सर से बोलना और लिख के देना उनको कि कितना प्रेडिक्शन सही रहा। और आपने जो उपाय बताया था उससे भी उनको फर्क पड़ रहा है सर। तो आप अपनी छोटी छोटी चीजें सबको बताया करिए, मतलब ये है कि इंक्लूड कर सकते हैं उसमें आप। जी, अरे मैम देखिए, एक चीज है, मेरा मानना ये होता है कि अपने मुंह से क्या तारीफ करना। शर्मा साहब स्क्रीन शेयर मत कीजिए, विष्णु जी, शर्मा साहब स्क्रीन शेयर मत कीजिए प्लीज, गलती से हो रहा होगा ना। नहीं हो जाता है, ये चीज है। तो ऐसे ही हम इस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं बर्थ चार्ट के थ्रू। मैं आपको सिंपल सी कुछ टेक्निक बता देता हूँ जो आपके लिए एस्ट्रो वास्तु के थ्रू, या एक जनरल चीज़ें बताता हूँ वो आपके बहुत काम आई। जैसे मैंने न्यूमेरोलॉजी के अंदर भी ये टिप दी थी, और वो 4 चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ के अंदर आँख मीच के यूज़ कीजिए, उसका फ़ायदा ही मिलेगा आपको। जैसे प्लेनेट होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, हम कनेक्ट कैसे करते हैं, हर एक प्लेनेट का डायरेक्शन होता है, हर एक साइन होते हैं ना, जैसे एरीज है, टॉरस है, जेमिनी है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, ये जो साइन है इन सब के भी वास्तु के हिसाब से डायरेक्शन होते हैं, और फिर कनेक्ट किया जाता है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन को। अगर किसी भी घर के अंदर सीलन आ रही है, अगर किसी भी घर के अंदर सीलन आ रही है, तो मैं बिना देखे बता सकता हूं उसकी बर्थ चार्ट के अंदर चंद्रमा दूषित है। बिना बर्थ चार्ट देखे बता देंगे हम चंद्रमा दूषित है, और नहीं तो आप मेरे को जिसकी घर की सीलन आती है उसकी बर्थ चार्ट भेज दो, मैं बता दूं आपको। ये कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि इस साइंस के ऊपर पूरा फेथ है और इतना वर्क किया है, ये सारी चीजें सामने आती है। सर नल से टपकता पानी भी चंद्रमा का ही दोष का बताता है सर? हाँ जी, होता है। क्योंकि कुछ भी कारण होता है, हम लोग सही करवाते, कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि वो नल का हो जाता है। न्यूमेरोलॉजी के अंदर मैंने बताया था, वेस्टेज ऑफ वाटर कहीं ना कहीं मून से रिलेटेड है, क्योंकि पानी, जल चंद्रमा से कनेक्ट है और वेस्ट हो रहा है, यानी कि चंद्रमा खराब हो रहा है आपका। सिंपल सी चीज है, चंद्रमा खराब हो रहा है।
अगर किसी के बर्थ चार्ट के अंदर मून और सैटर्न साथ में कंजक्शन में बैठे, युति करके एक साथ एक जगह पे बैठे, शनि और चंद्र, और शनि चंद्र की कभी आपस में बनती नहीं, तो देखिएगा उनकी या तो मनी स्टक होगी, फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, और अगर वो इन्वेस्टमेंट करें तो डूबने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर आपके ध्यान में कोई ऐसा पर्सन है जिसका मनी स्टक हो रहा है, फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो खराब हो जाता है, उसकी बर्थ चार्ट के अंदर देखिएगा या तो मून एंड सैटर्न साथ में है, कंजक्ट है, या एस्पेक्ट करते हैं, ट्राइन के अंदर है, कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं वो। जी सर, जैसे किसी का 28 नंबर है कह सकते हैं। 28 नंबर है, न्यूमेरोलॉजी 28 नंबर क्या हुआ? सर नहीं है ये, मतलब मेरे को पता है जानकारी में, उनका सच में ऐसा हुआ, बहुत बुरी तरह से डूबे थे। डूबे थे ना, और न्यूमेरोलॉजी के अंदर भी यही चीज है, 2 यानी कि मून और 8 नंबर यानी कि शनि। शनि चंद्र का जब मेल हुआ तो कहते हैं इस आदमी के हाथ से किसी को पैसा दिलवा दो, अगर पैसा वापस आ जाए, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, एक बार 100 रुपए दिलवा के देख लो एग्जाम्पल के लिए, सामने रिजल्ट आएगा आपके। नहीं सर, वो खुद ही फंस गए थे पूरी तरह से। 28 नंबर डेट या 28 नंबर हाउस जिसका है, उस घर में बैठ के अगर आपने किसी को पैसा दिया, बिलीव करो वो पैसा वापस नहीं आएगा। 90% तो मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि 100% तो भगवान जी कर सकते हैं, 90% मैं कहता हूँ नहीं आएगा, और आएगा ऐसा आएगा आप खुद कह दोगे नहीं चाहिए इतना। सर उनके जरिए जिन जिन लोग, मतलब हमारा कुछ नहीं है लेकिन हम लोग सुनते हैं ऐसा है पास में कि उनके जरिए जिन जिन ने प्रॉपर्टी भी ली थी ना, तो सबकी प्रॉपर्टी किसी काम की नहीं है ना, उसके रेट मतलब और प्रॉपर्टीज में तो सबको फायदा हो रहा है, 100%। पर उसमें किसी का कोई मतलब नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं सैटर्न क्या है, सैटर्न आपका घर, सैटर्न क्या आपका घर है, कंस्ट्रक्शन सैटर्न है, ये सैटर्न है। वो सैटर्न अगर डिस्टर्ब हुआ तो फिर आपका घर तो डिस्टर्ब हो गया ना, सिंपल सी चीज है। आप लॉजिक के साथ में इस चीज को, हम तो मैं तो लॉजिक से करता हूँ, लॉजिक से ही समझ में आता है और बताता भी लॉजिकली। पूरा सीखना पड़ेगा। अगर कोई भी आप अपने घर के अंदर रिनोवेशन कर रहे हैं और आपने टॉयलेट को डेमोलिश किया, डिमोलिश किया, करवाते सब चेंज अपग्रेड करते हैं, जैसे हम मोबाइल वगैरह सब अपग्रेड होते हैं, सब अपने घर को भी अपग्रेड कराते हैं। और अगर गलती से आपकी बर्थ चार्ट के अंदर राहु ऑपरेट कर रहा है, यानी कि राहु की दशा चल रही है, और उस वक्त अगर आपने टॉयलेट की तोड़फोड़ कराई ना, वो इतना आपको परेशान करेगा, आप बोलोगे मेरे से बड़ा दुर्भाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। नहीं तो करवा के देख लो। मैं जो आपको चीजें बता रहा हूं ये मैंने प्रैक्टिकली फेस की और ये मेरी स्टडी की चीज है, मैं कोई आपको सूत्र नहीं बता रहा हूँ, ये हमने किया है, देखा है, और वो मैं चीज बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर कर सकूं। हमारा एक ही मकसद है, एक ही, ये अर्चना जी, ये मैं बैठे हैं, चाहे ये रत्ना जी है, ये हम एक ही फील्ड में ऑपरेट हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इसकी जो पावर है ना, ये लोगों तक पहुंचे, इसको समझे, और ये जब चीज समझ में आएगी ना, आप अपनी लाइफ में खुद की लाइफ को भी अच्छा कर लोगे और दूसरों की लाइफ को भी अच्छा करोगे। और मैं एक ही चीज कहता हूँ, किसी की लाइफ को 1% अप ले जाना सबसे बड़ा काम दुनिया का आप कर जाते हैं। तो ये अगर राहु ऑपरेट करता और गलती से आपने टॉयलेट को छेड़ दिया तो वो क्या कराएगा, अनएक्सपेक्टेड लॉस लाएगा। आपकी अगर किसी की जॉब है तो जॉब छुड़वा देगा, वो छुड़वा के रहेगा, एक्सीडेंट करवा सकता है, कोर्ट के चक्कर लगवा सकता है, ये राहु, ये राहु। एक क्या बोला जाता है, ईस्ट फेसिंग इज ऑलवेज ऑस्पिशियस। एक वास्तु के अंदर बहुत बड़ी मिथ चल रहे हैं, साउथ इज ब्लैंक, साउथ खाली दिशा है, साउथ अच्छी नहीं होती है, ईस्ट अच्छी होती है। मैं आपको ऐसे ऐसे एग्जांपल बता दूंगा जो साउथ फेसिंग के अंदर रहते हैं और उनसे ज्यादा पैसा किसी के पास नहीं है। मैं आपको ऐसे फैमिली से मिलवा दूंगा जो ईस्ट फेसिंग में रहते हैं और उनसे ज्यादा गर्त के अंदर कोई नहीं गया। ये चीजें आप पूरी साइंस और पूरी फैक्ट को समझ लीजिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। हमने क्या किया, सिर्फ सुना और समझ लिया, सुना और समझ लिया। एक को, जैसे विष्णु जी हैं, विष्णु जी को एमोक्सिलिन से एलर्जी है, मेडिकल में एक एमोक्सिलिन सॉल्ट आता है ना, मेडिसिन के अंदर, उससे एलर्जी है, तो क्या सबको हो जाएगी वो एलर्जी?
लेकिन विष्णु जी ने डॉक्टर को जाके बोला कि देखो मेरे को एमोक्सिलिन मत लिखना, एडवाइस मत करना, मुझे इससे एलर्जी होता है, ये मेरे से सूट नहीं होता, लूज मोशन हो जाते हैं। तो सुनते सुनते बात क्या पहुंचने लग जाएगी, एमोक्सिलिन लोगे तो लूज मोशन हो जाएंगे, यही बात बन जाती है। और यही बातें वास्तु के अंदर बनी। एक टाइम ऐसा आ गया था कि वास्तु के ऊपर कोई विश्वास करने को तैयार नहीं था, क्योंकि प्रॉपर नॉलेज ली नहीं, प्रॉपर वर्किंग की नहीं, और आपने अपना ज्ञान बांटना चालू कर दिया, तो फिर उसका क्या रिजल्ट आना है? आधा ज्ञान क्या करेगा? तो अगर किसी के भी थर्ड हाउस के अंदर सैटर्न है, बर्थ चार्ट के अंदर थर्ड हाउस के अंदर अगर सैटर्न है, अगर वो ईस्ट फेसिंग मकान लेता है तो इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी उसको, कैश लिक्विडी से अड़ जाएगा, तो या तो वो घर छोड़े और नहीं तो दुनिया छोड़े, या तो घर छोड़ दे, नहीं तो खाने के पैसे नहीं बचेंगे। ये ईस्ट फेसिंग घर की बात बता रहा हूं, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है? बर्थ चार्ट के अंदर थर्ड हाउस के अंदर सैटर्न हो, डेबिलिटेशन के अंदर हो, ये चीज आपके सामने आ जाएगी। अब वो क्या होगा, अब लोग क्या कहेंगे, ईस्ट साइड वाले घर भी अच्छे नहीं होते। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। अगर साउथ फेसिंग, कहते हैं ना हमेशा बैड माना जाता है साउथ फेसिंग, लेकिन साउथ फेसिंग किनको नहीं लेना वो मैं बता देता हूँ आपको। किसी को बर्थ चार्ट देख के इतनी एडवाइस तो आप ही कर देना, ये तो मैं आपको सिखा देता हूँ। अगर किसी के बर्थ चार्ट के 8th हाउस में आपको राहु दिख जाए, अगर किसी के बर्थ चार्ट के 8th हाउस में आपको सैटर्न दिख जाए, अगर किसी के बर्थ चार्ट के 8th हाउस में अगर आपको मार्स दिख जाए, केतु दिख जाए, उसको एडवाइस कर देना भैया प्लीज साउथ फेसिंग घर मत देना, ये है एक्चुअल कॉज उसका। तो क्या सबके 8th हाउस में यही प्लेनेट मिलेंगे आपको? नहीं होगा ना ऐसा। आपके प्लेनेट आपके बच्चों से मैच नहीं कर सकते, यानी कि जो आपकी बर्थ चार्ट के अंदर जैसा प्लेनेट का प्लेसमेंट है, क्या आपके बच्चों के भी ऐसा ही मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। सबके प्लेनेट अलग है, सबके चार्ट अलग है, ये चीज होती है। इस तरीके से आप करो, ये थोड़ी थोड़ी सी छोटे छोटे टिप्स है, ये इनको अगर आप फॉलो कर लोगे तो भी काफी चीजें सही हो जाएगी आप लोगों की, सब लोगों की हो जाएगी, आप लोगों की नहीं, मैं तो सबकी बोलता हूँ। और हम एक नई और मैं टेक्निक लेके आ रहा हूँ। मैंने बोला ना मेरा यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं करना, लेकिन ये बात चल रही है इसलिए मैं बता रहा हूँ। हम सब लोग बर्थडे मनाते हैं, है ना। इशिता जी कब है आपका बर्थडे? बर्थडे बोलिए तो। सर एक्चुअल डेट नहीं पता, मम्मा बोलती है 6 फेब को आता है, ना टाइम बता ना डेट बता, कुछ भी दोनों ही नहीं पता मेरे को। कोई है जिसको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताओ? दिग्विजय सर आपको पता है? जी हाँ सर। बोलिए सर, डेट ऑफ बर्थ आपका? 19/5/1982। 19 मई 1982। टाइम? 7:45 मॉर्निंग। 45। और प्लेस? छत्रपुर, छतरपुर कहाँ पे आता है सर? ये गंजाम, उड़ीसा बेस। अच्छा उड़ीसा में। ओके, आप उड़ीसा से? जी हाँ। ओके ग्रेट। आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर ये मैसेज कर देना, मैं आपको आपका नेक्स्ट ईयर का एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ बताऊंगा, एग्जैक्ट टाइम बताऊंगा, आवर्स मिनट और सेकंड के साथ में। वो होगा आपका एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ। हम बर्थडे बनाना चाहते हैं ना, मनाइए आप। जी। जरूरी नहीं 12 बजे केक काटना है, मैं जो टाइम बताऊँ उस दिन केक काट लेना। एक्चुअली क्या होता है, जैसा कनेक्ट है उसका, मेरा एक ऑडियो भी चल रहा था उसमें, जब बर्थ होता है, बर्थ के लिए 2 प्लेनेट रेस्पॉन्सिबल है, 3 सॉरी। पहला है सन, दूसरा है मून और तीसरा है जुपिटर। म्यूट कर लीजिए प्लीज, ये आवाज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है, आप सुनिए बहुत, मतलब। तो बर्थ, जिसकी भी बर्थ होता है ना किसी भी, उनके लिए 3 प्लेनेट होते हैं, सन, मून एंड जुपिटर। जुपिटर बोला जाता है जीवात्मा, सन है सोल और मून है मन। तो जब आपका बर्थ हुआ, यानी कि 19 मई 1982 जो आप बता रहे हैं, उस वक्त जो आपका टाइम है, पर्टिकुलर सन और मून एक पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड के ऊपर थे। उन दोनों के बीच में जो लॉन्गिट्यूड डिफरेंस था, वो हर साल एग्जैक्ट उसी डिफरेंस के ऊपर, उसी लॉन्गिट्यूड के ऊपर एक टाइम आते हैं, और वो बनता है आपका बर्थ चार्ट।
मैं वर्ड्सफल की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ड्सफल बहुत बनते हैं, मैं वर्ड्सफल नहीं बना रहा हूँ। मैं आपको एक दूसरी चीज़ बता रहा हूँ, फ्लाइंग साइन बोलते हैं हम इसको, इसके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं और इसको इम्प्लीमेंट भी किया, उसके रिजल्ट भी आते हैं। तो वो बनता है क्योंकि वही सेम लॉन्गिट्यूड और वही डिफरेंस के ऊपर ये सन और मून एग्जिस्ट करेंगे साल में एक बार, वो आपकी बर्थ होगी। जैसे मैं मेरा बता देता हूँ, आपका मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 नवंबर 1974 और टाइम है मेरा 1:38 जोधपुर राजस्थान। ये मेरी डिटेल है। इस साल का मेरा बर्थडे आ रहा है बाय गॉड ग्रेस 25 अक्टूबर 2022, यानी कि दीपावली के दिन आ रहा है और शाम को 4:50 52 सेकेंड एग्जैक्ट सेकंड के साथ में पूरी एनालिसिस है इसकी। और उसके अकॉर्डिंग पूरे साल का हम उसमें ये भी बता सकते हैं इस तारीख इस महीने से लेकर फला तारीख फला महीने तक आपके इस तरीके से ये होगा, ये तरह मतलब आप उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोफेशन को सेट, अपने मैरिड लाइफ को, अपने कैरियर को, अपने बच्चों के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए कोई चीज़ नहीं लेनी है, कोई इंपॉर्टेंट वर्क करना है, चाहे फॉरेन ट्रिप कुछ भी करना हो, कुछ भी आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मतलब एक आपको गाइडिंग टूल मिल जाएगा। और आपकी लाइफ को अगर आपको ये पता चल जाए कि मेरे इस टाइम से इस टाइम के बीच में ये चीज़ है, तो हम या तो बोलेंगे यहाँ पे वेट कर लो, या ये टाइम से इस टाइम के पीछे अपने सारे इंपॉर्टेंट काम कर डालो। और अगर खराब है तो ऐसा तो नहीं हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठ जाए, उसका रेमेडियल भी है, उसकी आपको सॉल्यूशन भी देंगे। और वो सॉल्यूशन कोई जेम्स नहीं होगा, क्योंकि मैं जेम्स को यूज़ करता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है। उसके अलावा मैं जेम्स को यूज़ नहीं करता हूँ। रुद्राक्ष भी हम सिर्फ दो कंडीशन के अंदर करते हैं। अदरवाइज मैं आपको ऐसी रेमेडीज बताऊंगा जो बताते हम जनरली, जिन्होंने ली होगी पता है। आपकी डेली रूटीन में से आपकी रेमेडी निकल जाएगी, आपकी डेली रूटीन में से आपकी रेमेडी निकलती है। मैं आपको ये बता सकता हूँ आप आपके हाउस में किस जगह पर बैठे रहते हैं मोस्ट प्रोबेबली, है ना, चाहे ड्राइंग रूम हो, चाहे आपका स्टडी रूम हो, चाहे डाइनिंग, जहाँ पे भी बैठे, और आपका अगर घर ग्रिड किया हुआ है, यानी कि वास्तु के हिसाब से ग्रिडिंग किया हुआ है, मैं आपको यहाँ से बैठ के बता दूंगा आपका कौन सा हाउस आप कुंडली का एक्टिव कर रहे हो, तो चीज आपको नहीं पता। हम एसेंडेंट के हिसाब से बता सकते हैं इस घर की एंट्री ऐसी होनी चाहिए, लगन के हिसाब से। ये एस्ट्रो वास्तु की ब्यूटी है सर। मतलब दो साइंसों का क्लब कैसे किया जाता है, उससे बेस्ट रिजल्ट कैसे निकालना है, नहीं तो फिर उसका फायदा ही क्या हुआ। ये एस्ट्रो वास्तु है और ये मैंने आपको बहुत छोटा सा उसका डिस्क्रिप्शन बताया, और आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। जो मुझे आता है वही मैं बताता हूँ, टीचर मैं हूँ नहीं और पढ़ाना मुझे आता नहीं है, मैं सिर्फ बात करता हूँ। और होपफुली आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला है, उसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। चाहे न्यूमरोलॉजी के जो टिप्स थे, चाहे जैसे आज मैंने एस्ट्रो का बताया, वास्तु के दिन भी मैंने काफ़ी चीज़ें बताई थी बच्चों के अकॉर्डिंग, आपकी अपॉर्चुनिटी को लेकर, आपकी हस्बैंड वाइफ लाइफ की जो प्रॉस्पेरिटी उसको लेकर, ये चीज़ें हैं। आप उनके ऊपर आप करिए और आपको 100% मैं कहता हूँ फ़ायदा तो ज़रूर होगा, नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन फ़ायदा भी होगा। लेकिन हर चीज़ थोड़ा टाइम लेती है, वो पेशेंस रखिएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है। अब अगर इससे रिलेटेड कोई पूछना है किसी को, पूछ लीजिए, कुछ भी पूछना है आप आराम से पूछ सकते। सर मेरा एग्जैक्ट मेरा बर्थडे डेट और टाइम बताइए, मेरे को कुछ भी नहीं पता है। एक्चुअली जो प्रोसेस बताया मैंने, ये दिग्विजय या सबको बताया, उसके लिए हमको एक तो आपका बेस तो चाहिए ही चाहिए। सर अगर ये स्पिरिचुअलिटी में है तो इनको मेडिटेशन के थ्रू भी करवा सकते हैं सर। करवा सकते हैं, वो काफ़ी सारी चीज़ है, लेकिन मैं जो हमने एक नई चीज़ जो मैंने काम किया है, उसके लिए मुझे जैसे दिग्विजय सर ने बताया ना, तो इसके ऊपर मैं इनको आवर्स मिनट और सेकंड्स बता दूंगा, आवर्स मिनट और सेकंड तक बता दूंगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है या डेट ऑफ नहीं 1980 मालूम है, लेकिन वो टाइम नहीं पता और ना डेट पता है। टाइम नहीं पता है, अगर सिर्फ डेट पता है तो न्यूमरोलॉजी आपके लिए बहुत हेल्पिंग टूल है। नहीं डेट एक्चुअली में बस ये पता है कि हम फरवरी में हुए हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता। उस दिन बोलते हैं कि नरसिंह बाबा का बर्थडे था, लेकिन वो कौन सा
डे में था ये नहीं पता, नरसिंह बाबा कौन है मुझे ये बताइए। ये भी नहीं पता हमको भी। मम्मा यही बोलती है कि नरसिंह बाबा का बर्थडे था उस दिन तुम्हारा बोर्न हुआ था। एक चीज बता नहीं दो मैम, अगर आप ना अपने 1 से लेकर 7 तक देखिए कि आपकी कौन सी स्वभाव है कैसा, तो इंक्लूड करके फिर आप डेट निकाल सकते हैं थोड़ा बहुत, अगर आगे कुछ पीछे कुछ मालूम कैलकुलेशन हो तो। करना पड़ता है। और अगर आपका अगर खाली एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो तो ओके। क्वेश्चन से ही निकाल लेंगे मुझे आपकी। वहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप बोलना भी मत कि मेरे को आपसे ये पूछना है, और मैं आपको बताऊंगा कि आप मुझसे ये पूछना है, ये उसका आंसर है, होगा या नहीं होगा, नहीं होगा या होगा तो कब होगा, ये भी बता सकते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी बहुत पावरफुल है, इसको समझने वाला चाहिए। मैं मतलब अभी जैसे जैसे अभी जब इलेक्शन होते हैं ना, इलेक्शन हो, आप मेरे को आपके वहाँ की पार्टीज बता देना कौन कौन सी पार्टीज वहाँ पे है, मैं आपको बता दूंगा ये पार्टी वहाँ पे कुछ करती है। अगर अगर इंडिया साउथ अफ्रीका का क्रिकेट मैच चल रहा है, आप मुझे सुबह पूछ लेना कि ये मैच चल रहा है, इसका क्या कौन जीतेगा वो बता सकता हूँ मैं। तो मैं कोई तुक्का नहीं मार रहा हूँ, मैं आपको विद लॉजिक के साथ में ये चीज़ें जो कैलकुलेटिव है, ऐसा नहीं है, कैलकुलेटिव तरीके से चीज़ें और वो निकाल के बताई जाती है। इवन ये साइंस इतना काम करती है ईशिता जी, आप सब जने सुन रहे हैं, आपका कोई नोन आ रहा है बाहर से, जैसे दिग्विजय जी उड़ीसा के अंदर है और मैं जोधपुर से जा रहा हूँ, मैंने बोला दिग्विजय जी मैं आ रहा हूँ। अच्छा दिग्विजय जी जल्दी में पूछना भूल गए सर कौन सा कोच, और मैंने बताया नहीं। दिग्विजय जी स्टेशन पे पहुंच गए, अब पता कैसे चले कौन से कोच में हम विराजित थे। लेकिन ये साइंस यहाँ पे आपकी हेल्प कर देगी। आप उस ट्रेन का नंबर देके उसके कोचेस जितने टोटल होते हैं वो बताइए, और उसका जो भी है वो कैलकुलेशन करके, मैं कोशिश मैंने एक बार की और हुआ था, और होता है 100%। कोशिश इन द सेंस मैं कोशिश ही बोलता हूँ हमेशा, कैलकुलेशन करके ये बता सकते हैं इतने नंबर कोच से वो आदमी उतरेगा। अब उसकी सिमेट्री में आप देख लो कौन सा कोच है, उसके सामने जाके खड़े हो जाओ। ये साइंस है एस्ट्रो, ये वास्तु के साथ में काम कर रहा है, ये न्यूमेरो के साथ में। इवन आपके डेट ऑफ बर्थ से मैं आपके घर के वास्तु के डायरेक्शन कौन से डिस्टर्ब है वो भी बता सकता हूँ, न्यूमेरो से, एस्ट्रो से भी बता सकते हैं। वास्तु से हम बता सकते हैं आपके जन्म कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह खराब है, वास्तु से बता सकते हैं। बहुत सारी चीजें और बहुत तो एक्सप्लोर करना है, मुझे स्प्रेड करना है। मैं कोई ऐसा ही सर हम सर ना मेरा बर्थडे डेट पता है ना मेरा हस्बैंड का पता, दोनों को ही नहीं पता। आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ पता है, टाइम पता है? हाँ वो पता है, हाँ हाँ वो पता है। आप दोनों का निकल जाएगा, बोलो उनसे। मैंने बोला ना एस्ट्रोलॉजी तो बहुत कुछ कर सकती है, आप चिंता ही मत करो। और आपका घर तो है ना जहाँ पे आप रहते हो, वो है। मैं उससे बता दूंगा आपके प्लेनेट कहाँ पे कौन है और कैसा है। और बताइए अब कलकत्ता कब आ रहे हो ये बताइए सर। कलकत्ता कब आ रहा हूँ, जब आप लोग बुला लेंगे आ जाएंगे कलकत्ता। अभी तो शेड्यूल नहीं है मेरा, क्लासेस वगैरह चलती है मेरी, ओके प्लस कंसल्टेशंस भी होती है, तो सारी ऑनलाइन ही होती है, चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया से बाहर हो। पर जरूर आप जैसे इतने अच्छे लोग मिले हैं ऑनलाइन, सर आपका जो ऑनलाइन क्लासेस होता है तो क्या इसी ऐप में आप लिंक भेजते हैं कि कैसे होता है? उसके लिए आप अर्चना मैम से ही बात करिए। ओके सर, ओके वो यहाँ पे ओके मैंने सर। बोला ना, मैं कोई यहाँ पे प्रमोशन नहीं करूँगा। मेरी वो नहीं है वेबिनार है 10 मिनट आपसे पूछा, 10 मिनट नहीं 20 मिनट मेरा बताया, ये कोर्स है, ये डिस्काउंट है। लेकिन मैम मैंने जो इनसे सीखा थोड़ा सा ही सीखा, सिर्फ न्यूमरोलॉजी बेसिक सीखा है, पर बहुत कुछ जैसे सर बोलते हैं आप बहुत कुछ जानते हैं, मतलब मुझे कुछ नहीं आता, पर करती हूँ प्रेडिक्शन वगैरह, तो सर से करती रहती, पूछती रहती कि सही है या नहीं, मतलब सिखाने का तरीका बहुत ही बढ़िया है इनका। सर हमको तो कुछ भी नहीं आता, हम तो जीरो है इस मामले में। नहीं, अगर सीखने का इंटरेस्ट हो तो मतलब टीचर भी ऐसा होना चाहिए जो पूरी सपोर्ट करे कहने का। वो सही बात है, एकदम कभी सही भी बात हमको है। जरूरत होती है तो ऑल टाइम मतलब ये बोल देते हैं इशिता कि जी थोड़ी जीरो है तो आप बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे, कुछ बहुत सीखा अच्छे होता से तो समझ आप पाएंगे। कंफ्यूज हो जाते बिल्कुल थे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही जीरो इज बात। द बेस्ट नंबर कि उसके अंदर हम जो डालेंगे वो उसके अंदर बैठेगा, सिंपल सी और बात सीखा सिखाया हुआ नहीं है पॉसिबल। हीरो कौन होता है
कि अगर इसमें इंटरेस्ट है तो सच में सर का इसलिए कह रही हूँ, मतलब और लोग भी अगर आप सोचेंगे, प्रमोशन की बात सही है कि सर नहीं, लेकिन अगर अपन को सपोर्ट चाहिए, हम बड़े किसी लोग से सीखते हैं, ज्ञान तो उनका भी उतना है, पर वो हमारा फोन रिसीव नहीं करते कभी। जब तुरंत चाहिए कभी नहीं मिलता, और हम फिर जितना सीखा है उसको भी रिपीट नहीं कर पाते। ओके। कोई बात नहीं, कभी भी किसी का क्वेश्चन हो, चाहे मेरे से कोर्स करो नहीं करो, अगर आपकी प्रॉब्लम है और अगर मैं उसमें सॉल्यूशन देने में हेल्प मिलती है तो मैं सबसे खुशनसीब मैं हूँ उसमें। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप क्या कर रहे हैं, किससे नहीं क्या सर, कर मैं रहे हैं। प्रमोशन नहीं कर रही सर, जो है वही, मतलब अभी आप जिनका बता रहे थे उस हिसाब से मुझे तो लग रहा था एस्ट्रोलॉजी भी, पर समय की थोड़ी सी नहीं वो है थोड़ा मेरे सा पास। ये तारीफ वाली आप ये करते हैं, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू, आई आपका रिस्पेक्ट है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ मैं इस तारीफ के काबिल नहीं, मैं तो खुला बोलता हूँ, मेरे से बहुत बड़े ज्ञानी झूठी लोग तारीफ नहीं होते हैं। सर, मैंने भी जिनको भी जोड़ा उनका सारा प्रेडिक्शन पूरा ऐसा है, वो खुद नहीं माने थे, बोलते सब पंडितों ने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, और वो 2 महीने के अंदर वो खुद बोलते हैं कि हमारे साथ तो उनने ये बोला था और ये कैसे हो गया, करण सर ने तो बोला था तो सही हो गया। मतलब इस तरह से चीजें आती हैं, तो लगता है ना कि कुछ ना कुछ तो ऐसा जो हम भले न्यूमरोलॉजी कहीं से भी सीखते, पर इतनी सारी चीजें बीच अंदर नहीं निकल पाती। और आपसे सीखने के बाद हम लोगों को बताते हैं ना, आज मैंने 8-10 लोगों का प्रेडिक्शन किया, मतलब ऐसे नॉर्मली कहते हैं ना, खेल खेल में। जी मैंने अभी प्रोफेशन नहीं बनाया, जी तो बच्चे बोलते हैं, तो एक लेडी का कोटा में से पूछा कि मम्मा इनका बता दो, मैं समझ गई कि उनकी मम्मा कौन है। जी कहती मम्मा 100% कैसे, मतलब उसने फिर 8-10 लोगों का पूछा जी। और सब वहीं बैठे थे, कहते इतना परफेक्शन कैसे, जबकि छोटा छोटा सा ही निकाल निकाल के बताया था, ज्यादा कुछ भी नहीं बताया था मैंने। ठीक होता है मुझे मैडम, इतना आता नहीं है, बस वैसे ही नंबर देख के बोल दिया था कुछ भी। ये तो साइंस बस की पावर है, ये देखिए ये साइंस की पावर है। सर, साइकिक पावर भी जब एनर्जी आपसे जुड़ी है तो फिर अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो सब तो हो सबसे ही। सबसे बड़ा प्रभु ईश्वर है और हमारे गुरु हैं, बस उन्हीं की ब्लेसिंग है, मैं तो ये। इशिता जी आपने जीरो बोला ना, जीरो का मतलब क्या होता है पता है? खाली होना। और कोई भी चीज़ को सीखने के लिए आपका खाली होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भर के बैठे ना, एक पानी की गिलास भरी है उसके ऊपर आप वाटर को पोर कीजिए, क्या होगा? वो फैलेगा। और एक खाली गिलास के अंदर वाटर डालिए, गिलास फूल होगा। तो जीरो है ना, एकदम। तभी तो आप सक्सेसफुल हैं। ठीक है, हम अर्चना जी से बात करेंगे। ऐसी बात सर, नहीं मैं है। रिव्यू करना चाहूंगी, क्लास में भी कुछ बताएंगे तो नहीं लगता कुछ छूट न जाए। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग मेरे सर के लिए है। जी जी, थैंक यू सर, मैं लीव करती हूँ, थैंक यू। ये क्लासेस करके 4 दिन बहुत अच्छा लगा है सर। बस मैम, बहुत अच्छा। हम तो ये शेड्यूल हमारा हमको तो चाहिए, मैं सच बता रहा हूँ, ये कोर्सेज वगैरह तो बहुत चलते हैं, कंसल्टेशन बहुत चलते हैं, लेकिन जो हमारे गुरु हैं उन्होंने ये सिखाया कि अपनी अर्निंग के साथ अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी मत भूलना। तो फर्स्ट टाइम तो बड़ा अजीब सा लगा, मैंने कहा ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है सर? कि अपने अर्निंग के साथ में जो आपने सीखा है उसको लोगों तक पहुंचाओ। पता नहीं कितने लोग बैठे हैं जिनको राइट टाइम पे राइट चीज़ नहीं मिल पा रही है, उनको जानकारी नहीं है, आप जानकारी दो। और मैं इसी प्लेटफॉर्म से एक अनाउंसमेंट और कर रहा हूँ, मैं बहुत जल्द मैं 5 डेज का एक प्रॉपर न्यूमेरोलॉजी का फाउंडेशन फ्री कोर्स लेके आऊँगा। 5 डेज का प्रॉपर न्यूमेरोलॉजी का फाउंडेशन कोर्स होगा, उसके अंदर बकायदा पूरा कोर्स करवाया जाएगा, बेसिक चीज़ बताई जाएगी जिससे आप अपने बर्थ जो न्यूमेरोस्कोप बनता है, जिसे हम न्यूमेरो बर्थ चार्ट बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ये पता चल जाए कि कौन सा नंबर मुझे क्या वाइब्रेशन दे रहा है, किसको मुझे बैलेंस करना है, किसका क्या इम्पैक्ट आता है, क्या नहीं है उसका ये रिजल्ट है, क्या है उसका ये रिजल्ट है, ऑरिजिन कहाँ पे है, हम क्या क्या कर सकते हैं। ये महेंद्र सिंह धोनी है, विराट कोहली है, अजय देवगन है, ये काजल से काजोल बनी है ना, अजय देवगन के फादर इन्होंने अपना नाम चेंज किया, सरनेम अक्षय कुमार रवि भाटिया से बना। तो ये कहाँ से क्यों निकले और इन्होंने क्या किया? इन्होंने सब न्यूमेरोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया, जब हम लोगों को शायद पता नहीं था ये चीज़। चाहे वर्ल्ड का जो सबसे फेमस गेम है सॉकर, हर एक प्लेयर की जर्सी का नंबर फिक्स है, उसको लकी बोलो चाहे कुछ भी बोलो, बट वो नंबर्स की वाइब्रेशन अटैच है उनके साथ। ये चीज़ें होती है आजकल, गाड़ी के नंबर, मोबाइल नंबर लेना, अपने नाम को बैलेंस करवाना, ये बहुत काम आता है हमारे पास। नेम को बैलेंस करना है सर, क्या हुआ, ये तकलीफ आ रही है। और न्यूमेरोलॉजी के अंदर सबसे बड़ी रेमेडी नेम करेक्शन, नेम बैलेंसिंग की होती है। अभी अभिषेक बच्चन ने अपने नाम को चेंज करवाया रिसेंटली, विद इन ईयर। आप
अभिषेक बच्चन ने अपना नाम के स्पेलिंग के अंदर चेंज करवाया, आप देखो उसका इम्पैक्ट। और यही नेम करेक्शन फेसबुक वाले ने कराया। फेसबुक से जो इतना मार्क जुकरबर्ग को रेवेन्यू मिला, अब मुझे नहीं पता उन्होंने किस न्यूमेरोलॉजी से किया, क्या नो डाउट किया तो बहुत बड़े लेवल के ऊपर होगा। और जब ये मेटा नाम करवाया उन्होंने, बहुत खुश हुए लोग, है ना। खूब सारे वीडियो डाले गए थे कि देखो फेसबुक से ये मेटा पे आ गया, इसका ये नंबर है, उसका ये नंबर है। अभी विद इन 15 डेज के अखबार उठा के देख लेना मार्क जुकरबर्ग का क्या हाल हो रहा है। ये वाइब्रेशंस हैं मैम नेम और नंबर की। इस तरीके से जो चढ़ा सकती है ना, जो अर्श पे ले जाती है ना, वो फर्श पर भी ले आती है। एक माइनर सी चीज होती है। तो मैं इसीलिए ही कहता हूँ कि आप कनेक्ट किससे हो रहे हैं, उसके पास कितनी नॉलेज है, आप पहले चेक कीजिए, क्रॉस कीजिए। बहुत सारे लोग बैठे हैं जो शायद मार्केट एक्स में उनको एक्सप्लोर नहीं मिला, लेकिन उनके पास इतनी नॉलेज है। और बहुत से ऐसे मार्केट के एक्सप्लोर होके बैठे जिनके पास नॉलेज इतनी नहीं है। तो हमारा तो यही नहीं है, यही चाहते हैं। ये जो 4 दिन की क्लास, ये जो हमने एक बूट कैंप किया था, उसके अंदर चाहे आप 2 आए, 4 आए, 10 आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, हम क्वालिटी लोगों के साथ ही चाहिए। उनको कुछ चीज़ समझ में आ जाए ना, मैंने समझाई, अर्चना जी ने समझाई, 2 जनों को भी समझ में आ गई, हमारा एम पूरा हो गया। हमको इससे कुछ करना ही नहीं, हम तो सिर्फ इसको बांटना है। और यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं। अगर मैं भी चाहता तो अभी दशहरा है, नवरात्रि है, मैं कुछ भी ऑफर्स निकाल देता अभी यहाँ पे बैठ। नहीं मैम, ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते, ना हम सीखे ना करना चाहते। जो एक्चुअल है उसको एक्चुअली रहने दें, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने बहुत अच्छे से, बहुत पेशेंसली मुझ जैसे आदमी को सुना है। तो 100% आप सब वाइज हो। मुझ जैसे इसको सुनना भी बहुत, पेशेंस रखना बहुत बड़ी बात है ना। थोड़ा सा मजाक होना, थोड़ा सा फनी मोमेंट आ रहा है, सीरियस हो गए, ऐसा सीरियस नहीं होना। शुरू से यही सीखा, सीरियस होके तो फिर हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और इंटरेस्ट लेके कोई चीज़ सीखोगे उसमें मज़ा आएगा, और मज़ा आएगा तो आप बहुत अच्छा कर लेते हो। कोई भी काम को मज़ा लेके करो, ये लाइफ का सूत्र है, ठीक है। गुड नाइट, टेक केयर। और गुड नाइट सर। अगर भगवान गुड नाइट एवरीवन। हम वापस मिलेंगे और कुछ करते हैं। थैंक यू। या थैंक यू सर।